बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है लेवल 6 या लेवल 7 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी डिप्लोमा। चाहे वो नीबोश का है, ऑथम का है, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का है, क्वालिफी IDSC कोई भी है, तो उसके ऊपर जिस तरह से आपको पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि इशू क्या आ रहा था कि ज़्यादातर लोग डिस्टेंस लर्निंग पे कर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ करके एग्ज़ाम तो क्लियर हो रहा है लेकिन वो नॉलेज नहीं आ रहा या वो नॉलेज नहीं मिल रहा। तो जिसकी वजह से ये पूरे से लेक्चर्स हैं 22, और मैंने जिस तरह आपको बताया कि पूरी सीरीज़ अवेलेबल होगी आपके लिए, ताकि आपको उस क्वालिफिकेशन को सिर्फ गेन ना किया जाए बल्कि उसके साथ नॉलेज को भी गेन किया जाए। आज जो हम टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस डिप्लोमा का, वो है यूनिट 1 ही है हमारा, लेकिन एलिमेंट 2 है। कल हमने यूनिट 1 एलिमेंट 1 हेल्थ एंड सेफ्टी, या इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, और आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट 2 हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट का जो है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिल्डअप होती है और मैनेजमेंट में क्या होता है और मैनेजमेंट परफॉर्म कैसे करती है। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, के हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, बुनियादी वो कौन से एलिमेंट्स हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के, जिनके ऊपर ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। अब इसके ऊपर डेमिंग साइकिल है, और डेमिंग साइकिल के अलावा इसका नाम शेवर्ड साइकिल भी है, इसका नाम PDCA साइकिल भी है, इसका नाम PDSA साइकिल भी है, और इसका नाम OPDCA साइकिल भी है। इसमें आगे चलने से पहले अगर मैं इस डेमिंग साइकिल पे, इस टूल पे बात कर लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह से है कि ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का अपना साइकिल नहीं है या अपना टूल नहीं है। मैं जिस तरह पहले बता चुका हूँ कि हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर इसकी इम्प्रूवमेंट में सिर्फ इसका अपना नॉलेज नहीं है, ये कोई अलग से डिसिप्लिन या सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स दूसरे डिसिप्लिन से नॉलेज लेके इसके अंदर इसकी इम्प्रूवमेंट में काम किया जाता है। तो ये जो हमने टूल PDCA टूल लिया हुआ है, ये प्लान टू चेक एक्ट जो टूल है हमारा, ये TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का बेसिक टूल है। मतलब इसका ओरिजिन जो है वो आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से है। इस साइकिल के आप साइकिल, सर्कल या व्हील इसको बोला जाता है, तो इस मुनासबत से हम इसके 15 नेम्स इसको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइकिल, सर्कल, व्हील, तीन तो हमारे पास इसके आगे हैं ही हैं, लेकिन मेनली जो 5 नाम है उसमें PDCA साइकिल है, PDSA साइकिल है, OPDCA साइकिल है, शेवर्ड साइकिल है और डेमिंग साइकिल है। अब इसको PDCA प्लान डू चेक एक्ट जिसको लेके हम इसके अंदर पढ़ेंगे, देन PDSA प्लान डू स्टडी एक्ट, जब इस सिस्टम को, जब इस टूल को डिफरेंट डिसिप्लिन्स में एज अ मैनेजमेंट टूल के तौर पर पढ़ाया जाने लगा, तो वहां पर इसको चेक की बजाय स्टडी के ऊपर ले जाया गया, क्योंकि चेक जो है थोड़ा नैरो माइंडेड वर्ड है, और यहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी में तो हम इसको चेक को यूज कर सकते हैं फॉर मेयरिंग परफॉर्मेंस लाइक दिस। तो उसके बाद तीसरा OPDCA साइकिल, ऑब्जर्वेशन प्लान टू चेक एक्ट। एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा है जिसका कहना यह है कि आप किसी भी चीज की प्लानिंग तब कर सकते हैं जब किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। जिस तरह से आप अगर इस कोर्स में ज्वाइन किए हुए हैं मुझे, तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे आपने प्लान किया इस कोर्स को, और देन आप टू डू चेक एक्ट की तरफ आए। चौथा नाम इसका शेवर्ड साइकिल है, फोर्थ नेम। शेवर्ड इस वजह से बोला जाता है, ये टेक्निकली 1925 में ये साइकिल शेवर्ड ने हमें दिया,
इसलिए इसको शेवर्ड साइकिल। लेकिन इसकी जो मॉडिफाइड फॉर्म हमारे पास मौजूद है, तो 1974 में तकरीबन आधी सदी के बाद इसके ऊपर काम डेमिंग ने किया, इसलिए इसको डेमिंग साइकिल सर्कल या व्हील भी बोला जाता है। इस तरह ये पीडीसीए, पीडीएसए, ओपीडीसीए शेवर्ड साइकिल या डेमिंग साइकिल के नाम से जाना जाता है। हम जिस आप कह सकते हैं एब्रीविएशन के साथ जाएंगे इस मैनेजमेंट टूल की, वो होगा पीडीसीए साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट के साथ। अब प्लान क्या है? डिटरमिन योर पॉलिसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। आपने प्लानिंग की कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। डू इम्प्लीमेंट योर प्लान, आपका जो प्लान है उसको आप प्रैक्टिकली परफॉर्म कर दीजिए। चेक, सी, स्टडी, मेजर परफॉर्मेंस प्रोएक्टिवली एंड रिएक्टिवली। चेक में क्या करता है कि वो परफॉर्मेंस मेजर करता है, चाहे वो प्रोएक्टिवली मेजर करे या कि रिएक्टिवली। और एक्ट, रिव्यू परफॉर्मेंस, कि जब हमारे सामने मेजर परफॉर्मेंस से पता चला परफॉर्मेंस बैड है, पुअर है या गुड है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हम परफॉर्मेंस के ऊपर काम करेंगे। जिस तरह अगर बेहतर हो रहा है तो हम उसको CI के लिए छोड़ देंगे, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए, और अगर उसमें ड्रॉबैक्स हैं तो फिर हम रिव्यू लेंगे, चीज़ों को रीडू करेंगे और रीवर्क करके उसकी बेहतर तरीके से नई फॉर्म में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आगे चलते हैं। ये तो पीडीसीए साइकिल एक मैनेजमेंट टूल था। हमारे पास हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो लॉ मौजूद है, जो एक कानून मौजूद है, एक इंटरनेशनल सिस्टम मौजूद है, या एक मैनेजमेंट एक डेवलप्ड या वेल रिकग्नाइज सिस्टम मौजूद है, तो वो है ILO OSH 2001। ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का OSH 2001 जो है, ये पूरे का पूरा इसी प्लान डू चेक एक्ट की बेस के ऊपर पूरा हमें एक मैनेजमेंट सिस्टम दिया है, जिसको हम ILO सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि दिस हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इज कंपोज ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब इसके कंपोनेंट्स उस जो मेन मैनेजमेंट टूल है पीडीसीए साइकिल, उसको सामने रखते हुए ही ILO ने डेवलप किए हैं। नंबर 1, प्लान। दिस इज कंप्राइज्ड ऑफ पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजिंग। इसके अंदर क्या होगा कि हमें हमारा जो पहला हिस्सा है प्लान, उसमें क्या एक पॉलिसी बनेगी और ऑर्गेनाइजिंग ठीक होगा। ये दो चीजें इसके अंदर है। अब पॉलिसी क्या और ऑर्गेनाइज? पॉलिसी, रिटन स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट मेड बाय टॉप मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो पॉलिसी है वो एक रिटन कमिटमेंट है, एक स्टेटमेंट है जिसके ऊपर टॉप मैनेजमेंट क्या करना चाहती है, उसकी कमिटमेंट क्या होगी, वो वर्कर से क्या रिक्वायर कर रही है, उसके एम्स क्या, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीजें उसके अंदर आएंगी। ऑर्गेनाइजिंग में क्या आता है? framework of roles and responsibilities for each and every employee, the appointment of a specialist staff। ऑर्गेनाइजिंग में फिर वो फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, रोल्स असाइन किए जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी तमाम तर एम्प्लॉयज को, और उसके बाद एक स्पेशलिस्ट स्टाफ एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर को अपॉइंट किया जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है डू की फेज के अंदर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। ठीक है, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कैसे है कि आपको पॉलिसी मिल गई, आपको ऑर्गेनाइजिंग मिल गई है, अब आपने ऑर्गेनाइज जो आपको रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिसोर्स मिले हैं उनको यूटिलाइज करने की प्लानिंग करके साथ ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर लेनी है। कैसे? डिटेल अरेंजमेंट मेड फॉर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को कैसे हमने मैनेजमेंट करना है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स को हम इस फेज के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं अपने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट ये हमारे पास 3 आ गया, चेक। चेक में क्या है? एवेल्युएशन एंड ऑडिट ऑफ द मैनेजमेंट। एवेल्युएशन में क्या होगा कि आप इस चीज को मॉनिटर करेंगे, इस चीज को चेक करेंगे कि जो कंट्रोल मेजर, जो प्रोटेक्टिव मेजर, जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क आपने डेवलप करके इंप्लीमेंट किया है, आया इसकी इफेक्टिवनेस वो है जो इफेक्टिवनेस हमें रिक्वायर्ड थी या जिसके लिए हमने इसको डेवलप किया था। उसके बाद ऑडिट ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम, ऑडिट का पूरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। वैसे ISO 45001 OHSMS ऑडिट के वाले से पूरे 5 डेज लेक्चर अपलोडेड है चैनल पे, लेकिन हम इसी के अंदर, इस बुक के अंदर भी रहते हुए, सिलेबस के अंदर रहते हुए भी ऑडिट को बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑडिट ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि ये एक इंडिपेंडेंट क्रिटिकल
जो है वो सिस्टम का एनालिसिस है, क्रिटिकल सिस्टम की इवैल्यूएशन है कि आया कि सिस्टम आपका किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अब इसके अंदर मैंने जिस तरह एवेल्युएशन का वर्ड यूज किया और ऑडिट। अब एवेल्युएशन क्या, यूज टू मॉनिटर एंड रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ अरेंजमेंट्स मेड, दिस कैन फॉलो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अप्रोच। पहले तो ये देख लें प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अप्रोच क्या है। प्रोएक्टिव को हम एक्टिव अप्रोच भी बोलते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी एक प्रोएक्टिव या एक्टिव अप्रोच है। जब कुछ एक्सीडेंट्स होने से पहले या कुछ बुरा होने से पहले पहले आप मेजर्स ले लेते हैं तो उसको हम प्रोएक्टिव अप्रोच बोलते हैं। और जब कुछ गलत होने के बाद, जैसा कि एक्सीडेंट होने के बाद आप कोई बी अप्रोच डेवलप करके उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो रिएक्टिव अप्रोच में कंसीडर होता है। ऑडिट क्या है, यूज टू टेस्ट द एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड रिलायबिलिटी के जो सिस्टम, जो कहा गया, जो पॉलिसी थी, जो ऑर्गेनाइजिंग थी, जो भी प्लानिंग थी, उसके मुताबिक जो कहा गया, जो लिखा गया, जो परफॉर्म किया गया, वो कितना एफिशिएंट है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है और ये रिलायबल कितना है कि हम इसके ऊपर ज्यादा लंबे अरसे तक चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्ट। नंबर 4 पे एक्ट। एक्ट क्या है, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, weaknesses identified by the review process, corrected by making reasonable adjustment in the system। एक्ट में क्या होता है कि जब आप ये चीज देखते हैं कि सिस्टम के अंदर वीकनेसेस आइडेंटिफाई हुई हैं, वो चाहे आपकी रिएक्टिव मॉनिटरिंग से हुई है तो चाहे आपके ऑडिट से हुई हैं, तो ऐसी सूरत में आप वीकनेसेस जो आइडेंटिफाई हुई हैं उनको करेक्ट करते हैं रीजनेबल एडजस्टमेंट के, और उनको जो करेक्ट करके आप रीजनेबल एडजस्टमेंट में डालते हैं ताकि सिस्टम बेहतर तरीके से काम कर सके। उसके बाद अगर आपको ऑडिट से ये पता चला कि चीज़ें दुरुस्त सिमत में जा रही हैं लेकिन कुछ टाइम चाहिए या मजीद इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी एक CI है, एक कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है, तो इसलिए हम इसके अंदर ग्रोथ के ऑप्शन बाकी रहते हैं। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, इंटेंशन फॉर द प्रोग्रेसिव ग्रोथ, मजीद जो जैसे चीजें चल रही हैं हम इनको ऐसे चला के मजीद किस हद तक और कितना बेहतर कर सकते हैं। इंश्योरिंग दैट हेल्थ एंड सेफ्टी ऑपरेशंस डू नॉट बिकम स्टैंड स्टिल, और हम मेक श्योर करते हैं, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट इसलिए होती है, हम मेक श्योर करते हैं कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं ये किसी भी लम्हे किसी भी स्टेज के ऊपर आके ये स्टिल ना हो जाए, रुक ना जाए, क्योंकि हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश बाकी रहती है। ILO ओश के बाद हमारे पास, वो तो हम उसको लॉ में कंसिडर करते हैं उस मैनेजमेंट सिस्टम को कि ILO ने दिया। अब जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका अपना स्टैंडर्ड है 45,001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक। ठीक हो गया जी। इसका जो स्टैंडर्ड है वो 45,001 है। इससे पहले ISO का जो हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए स्टैंडर्ड था वो BSI से मिलके इनके था, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से मिलके था, वो था आपका 18,001, जिसको SAS ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सीरीज बोला जाता था। इसके ऊपर ऑडिट के हवाले से ये तो अभी तो हम इसको एज अ मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, इस यूनिट के अंदर, इस एलिमेंट के अंदर, इस कोर्स के अंदर। अदरवाइज इसके हवाले से लीड ऑडिटर का पूरा कोर्स ऑलरेडी अपलोडेड है इसके अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ISO 45,001 की तरफ जाने से पहले आपको बताते चलें कि इसने ISO के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के, मोर देन 21,000 स्टैंडर्ड्स हैं। हमें हर स्टैंडर्ड से कुछ लेना देना नहीं है, मेनली हमारा फोकस 45,001 के ऊपर है, और इसके अलावा जो स्टैंडर्ड्स हमें इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं वो ISO 9001 है, वो ISO 14,001 है, वो ISO 45,001 है। The most common management standards developed by the ISO in this regard already mentioned है कि हमें इससे रहना। ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, जिसको QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। ISO 14,001 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, एंड ISO 45,001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। एक और बात याद रखिएगा, बहुत लोगों को पता होगी अगर इस लेवल पे वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, कि ISO 9001 के आगे जब
2015 लिखा होता है या 5001 के आगे 2018 लिखा होता है, तो ईयर से मुराद ये होती है कि ये लेटेस्ट वर्जन कब था या ये स्टैंडर्ड आखिरी बार कब अपडेट हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ISO 45001 इज आल्सो बेस्ड ऑन PDCA cycle and can be divided into the following component। देखें, मैनेजमेंट सिस्टम में जिस तरह से आपको पहले बता चुका हूँ कि इसी के ऊपर ही काम करता है। किसके ऊपर? PDCA साइकिल के ऊपर, क्योंकि यही एक रिकग्नाइज्ड एक रिलायबल टूल है तमाम तर मैनेजमेंट सिस्टम के पास। ISO 45001 is also based on PDCA cycle and can be divided into the following important components। मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क देखें, उससे मिलती जुलती चीजें हैं: प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब ये मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क है क्या। नंबर 1 इसके अंदर मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क है जी। अब इसमें आता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and leadership and work participation। Context of the organization can demonstrate that the designed and operated OHSMS is reasonably practicable। ये बड़ी अहम चीज़ होती है कि कॉपी पेस्ट से बात नहीं चलती है, बल्कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जब तक रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं होगा तब तक हमें कोई फ़ायदा नहीं। हम कहते हैं जी 45001 जी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। हर ऑर्गेनाइजेशन की नेचर को सामने रखते हुए हमें स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स करना पड़ती हैं। जब हम स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स करते हैं तो उसी सूरत में हमारा जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम अकॉर्डिंग टू 45001 जो है वो हमारा इफेक्टिव होता है, वो हमारा रिलायबल होता है, अदरवाइज वो वेस्टेज ऑफ टाइम कंसीडर होगा। दूसरी चीज लीडरशिप एंड वर्क पार्टिसिपेशन। टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट शो सीरियस कमिटमेंट। अगर टॉप मैनेजमेंट कमिटेड नहीं होगी तो निचले लेवल पे सिर्फ और सिर्फ आम अल्फाज में कागजी कार्रवाई होती है कि जस्ट पेपर वर्क होता है, आप उस तरह से परफॉर्म नहीं करती ऑर्गेनाइजेशन। एलोकेट द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। ये बड़ा ज़रूरी है कि इस मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरह इफेक्टिव होने के लिए जो जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी। इंश्योर द एक्टिव रोल ऑफ वर्कर्स एट ऑल लेवल्स। हर लेवल पे ये इस बात को मेक श्योर किया जाएगा कि तमाम तर वर्कर्स जो हैं वो उनका क्या है कि वो हर लेवल पे एक्टिव हो। हर टॉप मैनेजमेंट अपना जो रोल है वो प्ले करें, मैनेजर्स अपना रोल प्ले करें, लोअर मैनेजमेंट में सुपरवाइजर्स अपना रोल प्ले करें, और उसके बाद जनरल एम्प्लॉय जनरल वर्कर जो है वो काम के दौरान अपना रोल प्ले करें। सेकेंडली जो इसके अंदर चीज आई वो हमारे पास आ गया इस मैं ISO 45001 के वाले से, तो वो हमारे पास आ गया प्लान। प्लान में क्या है? टू आइडेंटिफाई द वर्कप्लेस हैजर्ड्स एंड रिस्क। वर्कप्लेस हैजर्ड्स और रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाएगा। कंट्रोलिंग अरेंजमेंट्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। जितनी भी मैनेज अरेंजमेंट होंगी मैनेजमेंट ऑफ रिस्क की वो करे। एन एनुअल प्लान एंड अ लॉन्गर टर्म 3 to 5 year विजन। देखें ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मोस्टली यही होता है हर जगह पे कि ऑर्गेनाइजेशंस 6 months 1 year के प्लान पे काम करती हैं, जिसकी वजह से सिस्टम उस तरह से फ्लोरिश नहीं हो सकता, उस तरह से ग्रो नहीं होता ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का। तो इसके पीछे 3 to 5 years का प्रॉपर विजन देंगे, लेकिन तो पहले के 1 से 3 साल भी आप ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि जब आप पहले के 1 से 3 साल काम करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो तब आपका 3 to 5 year विजन जो है वो इफेक्टिव होगा। एनुअल प्लान कुड इंक्लूड, क्या होगा एनुअल प्लान? देखें उसको पहले 3 सालों के लिए एनुअल प्लान के ऊपर हम काम करेंगे, तब हम उस विजन की तरफ जाएंगे। एनुअल प्लान कुड इंक्लूड improving the reporting and investigation of near misses, implementing departmental safety plans to increase ownership and accountability, improving workplace health and safety training programs, developing new key safe work procedure। मतलब नए प्रोसीजर आप करेंगे हर साल टेक्नोलॉजी को देखते हुए, और उसके अलावा की पर्सनल की चेंज को देखते हुए आप उसके अंदर प्रोसीजर्स को नए प्रोसीजर्स को डेवलप करेंगे।
क्रिएटिंग अ न्यू वे टू कम्युनिकेट अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी। और आप एक नई वे जो है, जो जो नई वे आपने डेवलप किए हैं उनको आप कम्युनिकेट करेंगे कि क्या हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। देन हमारे पास आता है इसके अंदर डू। ये थोड़ा सा शायद विजन आपका क्लियर ना हो पाए। डू में क्या है, स्पोर्ट ऑपरेशन, स्पोर्ट है और ऑपरेशन है। इसके अंदर क्या सिनेरियो है कि इसके अंदर स्पोर्ट ऑपरेशन क्या है, प्रोविजन ऑफ ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, ऑपरेशन हैजर्ड एंड रिस्क आर पोटेंशियली मैनेज। फिर उसके बाद चेक में क्या है, चेक में उसी तरह एवेल्युएशन की फेज है। एवेल्युएशन फेज में दो तरह की मॉनिटरिंग है, एक एक्टिव मॉनिटरिंग और एक रीएक्टिव मॉनिटरिंग। एवेल्युएशन ऑफ द परफॉर्मेंस व्हिच कैन बी डन बाय एक्टिव एंड रीएक्टिव मॉनिटरिंग। एक्टिव मॉनिटरिंग में क्या होगा, चेकिंग टू इंश्योर दैट स्टैंडर्ड्स आर मेट। ये देखा जाएगा कि जो स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए हैं वो काम कर रहे हैं, वो मीट हुए हैं या कि नहीं। दैट द वर्क प्लेस इज सेफ, फ्री ऑफ हेल्थ रिस्क, परफॉर्म थ्रू सेफ्टी इंस्पेक्शन, सैम्पलिंग, सर्वेज एंड टूल्स। रिएक्टिव मॉनिटरिंग क्या होती है, मेजरिंग सेफ्टी परफॉर्मेंस पास्ट रिकॉर्ड को सामने रखते हुए, मेजर्स ऑफ इंसिडेंट टाइप्स, फ्रीक्वेंसी रेट्स, सिकनेस एब्सेंट रेट्स एंड प्रॉपर्टी डैमेज एंड इंसिडेंट एक्सेट्रा। ये अब लास्ट वन हमारे पास आ गया एक्ट। एक्ट के अंदर आके हम क्या करेंगे, एक्ट के अंदर आके हमारे पास आता है लुक्स फॉर द इम्प्रूवमेंट बाय लर्निंग लेसन्स, कि जो कुछ हमारे पास आ चुका है उसको, जो लेसन हमने लर्न कर लिए हैं उसको सामने रखते हुए अब हम इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, और ये किस तरह से हम इम्प्रूवमेंट डन थ्रू इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट। इसके लिए जो अप्रोच होगी वो होगी ऑडिट्स परफॉर्म करें, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल। अब पहले तो मैं बताता चलूं इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट क्या चीज है। इंटरनल ऑडिट जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लोग ऑडिट करते हैं तो वो इंटरनल, और एक्सटर्नल जब किसी बॉडी को, थर्ड पार्टी को हायर किया जाता है ऑडिट परफॉर्म करने के लिए। इसके लिए मैं ये बताना चलूंगा कि तीन तरह का ऑडिट होता है, 1P ऑडिट, 2P ऑडिट एंड 3P ऑडिट। 1P फर्स्ट पार्टी ऑडिट में क्या होता है कि यू आर अ कंट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन और आप अपने तौर पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल ऑडिट परफॉर्म करते हैं, लेकिन क्लाइंट आता है वो कहता है कि ये ऑडिट बाइस्ड है, वो सेकंड पार्टी 2P ऑडिट होगा कि मेरा बंदा जो है वो जो हमारा एग्रीड क्राइटेरिया है उसको सामने रखते हुए ऑडिट को परफॉर्म करेगा, क्योंकि आपका इंटरनल ऑडिटर जो है वो बाइस्ड हो सकता है उसकी फाइंडिंग से। सेकंड पार्टी ऑडिट में क्लाइंट का ऑडिटर जब ऑडिट परफॉर्म करेगा तो उस दौरान भी होगा क्या कि फिर जो कंट्रैक्टर कंपनी है उसको उसके ऊपर एलिगेशन हो सकती है कि वो बाइस्ड है, वो क्लाइंट की साइड ले रहा है। तो इसलिए जो बेहतर चीज होती है वो ये होती है कि देन एक थर्ड पार्टी से रब्ता किया जाता है और उसको कहा जाता है कि वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिट जो है वो परफॉर्म करे। उसमें वो जो सेट क्राइटेरिया होता है और सबसे बेहतर चीज वर्क मेथड स्टेटमेंट जो होती है उसको सामने रखते हुए उस ऑडिट को परफॉर्म करती है। जहां पर कंट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन लैग कर रही होगी चीजें वहां पर उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और जहां पर क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई कोताही बरती गई या क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिसोर्सेज की प्रोविजन में इशू आया तो वहां पर आपका उसको उसकी चीजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो उसको हम एक्सटर्नल ऑडिट बोलते हैं। और टेक्निकली जो ऑडिट का रियल सेंस है वो एक्सटर्नल ऑडिट है, और होता भी एक्सटर्नल ऑडिट ही असल चीज है जिससे ग्रो करने में या क्रिटिकली इवैल्यूएशन जो है वो एक्सटर्नल ऑडिट से ही हमारे सामने आती है। अब इंटरनल ऑडिट में क्या होगा, इंटरनल ऑडिटर क्या क्या चीजें चेक करेगा, क्या क्या आउटकम्स देने की कोशिश करेगा। इंटरनल ऑडिट प्रोवाइड एश्योरेंस दैट अ कंपनीज रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसेसेस आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, enables the company to anticipate potential future concern as well as identifying current weaknesses, कि आपने फ्यूचर में क्या करना है और अभी आप कहां पर खड़े हैं। enables the company to identify processes and controls that are not working effectively and allows an opportunity टू इम्प्रूव ऑन दीज। वो अपॉर्चुनिटी दे देगा क्योंकि इंटरनल ऑडिट है, एक्सटर्नल में कंसल्टेंसी और वो इस तरह की चीजें नहीं देगा। एक्सटर्नल ऑडिट, audit conducted by an independent agency, it is necessary as well as important since
it ensures legal compliance, it allows quality control of internal audit, it allows critic of internal processes. मतलब जितने भी internal processes हैं, critical क्या होता है, आप evaluation या critical discussion की जब आप बात करते हैं तो उसके अंदर क्या चीजें आती हैं। क्रिटिकल चीजें इस तरह से है कि सच को सच कहा जाए और झूठ को झूठ कहा जाए। तो यहाँ पर क्रिटिकल का मतलब ये है कि जो गुड प्रैक्टिसेस हैं उन्हें भी आइडेंटिफाई करके बताया जाएगा, और जो बैड प्रैक्टिसेस हैं, जो पुअर प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी डिस्कस किया जाएगा। अच्छा जी, अब हम पहुंचते हैं ग्रुप डिस्कशन के ऊपर। ग्रुप डिस्कशन पे आपको मैंने पहले भी और अपने हर लेक्चर में बताता हूँ कि इसका मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ इंगेज करना है। आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि आपने कितना इस मेरे लेक्चर को अंडरस्टैंड किया है, कितना आपने नॉलेज गेन किया है। अगर मैं इतना एफर्ट करके पूरे का पूरा लेक्चर आपको दे रहा हूँ तो आपकी भी इसके अंदर इनपुट होनी चाहिए। जस्ट आप इसको एज अ फन मत लीजिए। और देखें, इतना ज़्यादा मैं इससे कहीं ज़्यादा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, YouTube इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर मी। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, मुझे इससे फ़र्क नहीं है। ये जस्ट इसलिए मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूँ कि लोगों तक एक प्रॉपर अवेयरनेस पहुँच सके। जिन लोगों तक रिसोर्सेज नहीं है उन लोगों तक रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं, नॉलेज की शक्ल में या इस तरह से वीडियो लेक्चर्स की शक्ल में। तो आपसे मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट तो नहीं कहूँगा बीइंग ट्रेनर या ट्यूटर, क्योंकि ये मेरा राइट बनता है टेक्निकली कि आप लोग इन लेक्चर्स को सुनने के बाद ग्रुप डिस्कशंस पे बनाई जाने वाली असाइनमेंट्स लाजमन बनाएं और मेरे साथ शेयर लाजमी करें, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि जो मैं इस ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से जो कम्युनिटी है मैं उसको जो इनपुट दे रहा हूँ तो उसके रिगार्ड में मुझे क्या मिल रहा है। ऑलवेज, हमेशा जो ट्रेनर का, टीचर का रिवार्ड वो मनी की फॉर्म में नहीं होता कि उसके लर्नर्स उससे क्या सीख चुके हैं, उसके कैंडिडेट्स उससे क्या सीख चुके हैं और उसकी कितनी इफेक्टिवनेस है। तो इसलिए लाजमी है कि आप हर मेरा लेक्चर देखने के बाद उसमें मौजूद जितनी असाइनमेंट्स हैं उनको आप डेज ले लें, एक दिन ले लें, 2 दिन ले लें, 3, लेकिन वो आप बना के लाजमी मुझे सेंड करें, मेरे साथ शेयर करें, ताकि हम उसमें बेहतर तरीके से ग्रो अप हो सकें एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी कम्युनिटी। एनी हाउ, ये आपने इसके ऊपर जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें है व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। एक ये असाइनमेंट आपने देनी, एक ये क्वेश्चन है, दूसरा गिव अ सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच वन। ये पूरे का पूरा आपने इसके ऊपर काम करके एक प्रॉपर असाइनमेंट बना के, और तरीका वही है, मेथड वही है सेंड करने का, या आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए या मुझे ईमेल कर दें। नेक्स्ट ही ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजिंग फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। इससे पहले हमने क्या किया, हमने दो सिस्टम, एक आईएलओ ओश डिस्कस किया जो पीडीसी साइकिल पे चल रहा है, जो डेमिंग साइकिल पे चल रहा है, और दूसरा हमने आईएसओ 45001 2018 डिस्कस किया ओएचएसएमएस, जो कि 5 चीजों के ऊपर चल रहा है। ऑर्गेनाइजिंग फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, कंट्रोल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैनेजिंग कंट्रैक्टर्स कैसे होगा, कोऑपरेशन किस तरह की रिक्वायर्ड और किस तरह की जरूरी है, कम्युनिकेशन किस तरह की जरूरी है, कॉम्पिटेंस क्या है और कैपेबिलिटी एंड ट्रेनिंग, इनको हम लेके चलते हैं। कंट्रोल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, द रोल ऑफ सुपरवाइजर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब चीजें इंप्लीमेंट कर देते हैं तो उनका कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी बात है। कंट्रोल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, द रोल ऑफ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर्स कैन मेक एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू मेकिंग श्योर everyone knows how to work safely and without risk to their health। ठीक है जी, ये अब हर बंदा जाने कि वो किस तरह सेफली परफॉर्म कर सकता है, बजाय कि वो अपनी हेल्थ को रिस्क में डाले, वो अपनी लाइफ को रिस्क में डाले। ऑल वर्कर्स फॉलो द ऑर्गेनाइजेशन रूल, ये बड़ी लाजमी बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तमाम तर जिम्मेदारियां एम्प्लॉयर्स के ऊपर नहीं है, टॉप मैनेजमेंट के ऊपर नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद लोअर मैनेजमेंट, लोअर स्टाफ के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जब सिस्टम इंप्लीमेंट किए गए, सिस्टम डेवलप किए गए, ट्रेनिंग्स दी गई हैं, तो वो भी
सेफली बिहेव करें, चीजों को सेफली लेके चलें। आप सुपरवाइजर कैन कोच, हेल्प और गाइड वर्कर्स टू बिकम एंड रिमेन कॉम्पिटेंट इन दीज एरियाज एज वेल एज अदर्स। तो सुपरवाइजर को इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि वो इन एरियाज में हेल्प आउट कर सके, वो गाइड कर सके जनरल वर्कर को, जनरल एम्प्लॉय को, ताकि चीजें दुरुस्तगी की तरफ या बेहतर सिमत में जाना शुरू हो जाए। नेक्स्ट इज जी, इस जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी है उसमें बहुत अहम काम होता है मैनेजिंग कंट्रैक्टर्स का। अब कंट्रैक्टर्स क्या है कि बेसिकली आप एक जब अ पर्सन, अ कॉर्पोरेट बॉडी और अ ग्रुप ऑफ पीपल को हायर किया जाता है टू परफॉर्म एक्टिविटीज और टास्क, तो वो आपके कंट्रैक्टर हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन उनको हायर करती है, ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को, ऐसे कंपनीज को, ऐसे कंट्रैक्टर्स को, उसको हम क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर्स एक वर्क साइट के ऊपर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और उस जगह पे क्लाइंट की अपनी एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। इसलिए मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्टर एक लाजमी, एक इसेंशियल चीज है और एक इस मैनेजमेंट सिस्टम का लाजमी जुज है, एक इंटीग्रल पार्ट है। Contractors themselves also have legal health and safety responsibilities, उनके ऊपर है, उनके ऊपर बीइंग ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है चीजें। वर्क क्लोजली विद द कंट्रैक्टर टू रिड्यूस द रिस्क, उसके साथ मिल के काम करेंगे ताकि रिस्क कम से कम हो। न्यू कंट्रैक्टर्स आर स्ट्रेंजर वाइल रेगुलर कंट्रैक्टर में नीड रिमाइंडिंग। ठीक है कि आपके जो न्यू कंट्रैक्टर्स हैं वो स्ट्रेंजर हैं, उनको भी सिखाना पड़ेगा, लेकिन जो रेगुलर कंट्रैक्टर हैं आप उनको भी रिमाइंड कराते रहेंगे चीजें। ऐसा ना हो कि वो ये कह दें कि हम समझे कि लास्ट प्रोजेक्ट में ऐसा करना था, इसमें नहीं करना। तो उनको आप सेफ प्रैक्टिसेस के बारे में वक्तन फवक्तन दोबारा गाइड करते रहें। कोऑपरेशन जी, आपकी कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपस में मुश्तरका जो लाए अमल है वो आपका होना चाहिए। आप कोऑर्डिनेट करें, आप कम्युनिकेट करें चीज़ों को प्रॉपरली। वर्कर इन्वॉल्वमेंट, इंकरेज ओपन कम्युनिकेशन, गिव रिकग्निशन व्हेन वर्कर्स आइडेंटिफाई रिस्क। ठीक है जी, ओपन कम्युनिकेशन ये होता है कि खुल के बात की जा सके। ठीक है, और कम्युनिकेशन बोलते ही उसके जो टू वे आपकी जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स है, आप एक तरफ से एज अ एम्प्लॉयर, एज अ कंट्रैक्ट, एज अ क्लाइंट एक दफा जो बात कर देते हैं, ये ऑर्डर हो सकता है, ये इन्फॉर्मिंग हो सकता है, ये कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन तब होगी जब आगे से भी आप जवाब दें। बात दो टू वे जब आपकी एक्सचेंज ऑफ वर्ड होता है, उसी को ही हम कम्युनिकेशन कंसीडर करेंगे और वही हमारी ओपन कम्युनिकेशन है। गिव रिकग्निशन व्हेन वर्कर्स आइडेंटिफाई रिस्क, और उसके बाद जब वर्कर्स रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आप उनको रिकग्निशन दें, आप उनको इस चीज में रिकग्नाइज करें और उन रिस्क के ऊपर काम करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वर्कर क्या करेगा कि अपना जो इंटरेस्ट है वो लूज करेगा। तो देन वो कहेगा भाई इधर एक्टिविटीज ऐसी ही होती रहती हैं, यहाँ पे कोई भी इनके ऊपर नजर रखने वाला या कोई भी एक्शन लेने वाला नहीं है, तो चीजों को इसी तरह ही चलने दिया जाना चाहिए। Contacts with external sources, effective arrangements for first aid, emergency medical care and rescue work. Communication आ गई थी। The information provided should be communicated appropriately. Workers level of competence, उनके level पे, उनका जो competence level है, जो उनकी capability है, उस पे जाके बात समझानी है। The size and structure of the organization, how size and structure affect communication. A high risk workplace may have trade union representative. लेकिन जब नंबर बहुत बड़ा हो जाता है तो ये बात दुरुस्त है कि एम्प्लॉयर हर एक से जाके बात नहीं कर सकता, तो वहां पर वर्कर यूनियंस होती हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो आके फिर बात करते हैं। अ नॉन यूनियनाइज्ड स्मॉलर वर्कप्लेस इज मोर लाइकली टू कंसल्ट डायरेक्टली विद एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉय कम होंगे तो फिर यूनियन वगैरह की हमें जरूरत नहीं पड़ती। कॉम्पिटेंस क्या है जी? कॉम्पिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और कॉम्पिटेंस रिलेट करती है टर्म कैट के साथ, KATE, नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। और कॉम्पिटेंट पर्सन हम किसे बोलेंगे? अ पर्सन हु इज वेल क्वालिफाइड, suitably trained and has sufficient experience to perform a certain task without supervision or with minimum degree of supervision. ठीक है जी। competence, appoint one or more competent people, competent person हो गया, can be the owner or someone else,
मस्ट बी एबल टू रिकग्नाइज इशू, उसके अंदर ये सकत हो कि वो रिकग्नाइज करे इशू को, उनको सॉर्ट आउट भी करे। स्पेशली एडवाइजर इन लार्ज वर्क प्लेसेस, तो वहाँ पे हम स्पेशलिस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर अपॉइंट कर देंगे जब बड़ी बड़ी आपकी जो है वर्क प्लेसेस काम कर रहे होंगे। कैपेबिलिटीज एंड ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज नीड टू हैव द स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज सेफली। ट्रेनिंग वेज, ट्रेनिंग वेज क्या है? ट्रेनिंग कैन बी डिलीवर्ड इन अ नंबर ऑफ वेज, फॉर एग्जांपल इनफॉर्मल ऑन द जॉब ट्रेनिंग, रिटन इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, सिंपली टेलिंग समवन व्हाट टू डू, आप उसको वैसे गाइडेंस के तौर पे दे सकते हैं। ट्रेनिंग इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जांपल व्हेन पीपल आर न्यू टू द जॉब, ये आप कह सकते हैं कि ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि जिस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स को ट्रेनिंग दे सकती है। ऑन एक्सपोजर टू न्यू और इंक्रीज रिस्क वेयर एग्जिस्टिंग स्किल्स में हैव बिकम रस्टी और नीड अपडेटिंग, जहाँ पे स्किल आपकी मध्यम हो गई हैं, कम हो गई हैं, फेड अप हो गई हैं और आप उनको दोबारा से ग्रूम करना चाहते हैं कि वो चीज़ें बेहतर हो। ट्रेनिंग इज नॉट सुटेबल फॉर रिस्क सब्सिट्यूट फॉर रिस्क कंट्रोल। अब ये ट्रेनिंग जो है सिर्फ सब्सिट्यूट नहीं है, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन आपको करनी पड़ेगी। और याद रखिएगा किसी भी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी को बेहतर तरीके से आप तब यूटिलाइज कर सकते हैं ट्रेनिंग की शक्ल में जब उसके लिए आप TNA करें, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। जब तक आप असेसमेंट नहीं करेंगे आपको मालूम नहीं होगा कि किस वर्कर को किस लेवल की किस चीज की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल एक एक्सीडेंट होता है, अब उसमें परमानेंट PTW का इशू था, आप पूरी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की ट्रेनिंग उठा के उसके ऊपर नहीं डाल देंगे, बल्कि आप असेसमेंट करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लैग कर रही है इस ट्रेनिंग को, तो आप उस ट्रेनिंग को देन क्या करेंगे, उस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करेंगे, उस ट्रेनिंग को फिर वर्कर्स को आप ट्रेन करेंगे। अच्छा जी, ग्रुप डिस्कशन आ गई है कि आपके 2 क्वेश्चंस हैं, इनकी भी आप असाइनमेंट बनाएंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे। What is the role of communication and competence in organizing occupational health and safety? And secondly, why training is important in organizing occupational health and safety? दोनों असाइनमेंट बनाएंगे, शेयर करने का तरीका वही है, व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। अ मैनेजमेंट अप्रोच टू ओश, अब हमारी मैनेजमेंट अप्रोच क्या होगी, एक मैनेजमेंट की अप्रोच क्या होगी, क्या कैसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को हमने इंप्लीमेंट करना है। अ मैनेजमेंट अप्रोच टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ठीक है जी, इन्वॉल्विंग वर्कर्स एंड देयर कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट। कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट क्या है कि वो जस्ट एज अ फन या जस्ट एज अ मीटिंग, जस्ट एज अ एनवायरनमेंट, जस्ट फॉर अ टी ऑफ कप ऑफ टी, सॉरी, कप ऑफ टी जो है वहां पे ना आए, बल्कि कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट उसकी होनी चाहिए। ऑन गोइंग असेसमेंट एंड रिव्यू, ये सारा प्रोसीजर उसके अंदर सारे का सारा चलेगा। इसके बाद इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बात होती है कि लीडरशिप मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका किरदार। मैनेजमेंट commits itself as a core value of and communicates this to the employee. Managers have an accurate picture of the risk profile of the organization. Understood है क्योंकि managers उस जगह पे होते हैं जहाँ से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होती है किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम की, और वो फर्स्ट लाइन होते हैं जिसके पास चीज़ें भी इन डिटेल में पहुंचती हैं सुपरवाइजर्स की जानिब से। मैनेजमेंट लीड्स बाय एग्जांपल, लेड बाय एग्जांपल एंड डिमोन्स्ट्रेट लीडरशिप इंटेग्रिटी, मतलब कि वो प्रैक्टिकली चीज़ों को परफॉर्म करें, देन वो एक्सपेक्ट करें कि लोअर मैनेजमेंट जो है या जो वर्कर हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे। The roles and responsibility of different actors in preventing and managing health and safety risk at the workplace are clearly defined and planned and monitored proactively। मतलब ये है कि हर लेवल के ऊपर मौजूद, फॉर एग्जांपल टॉप मैनेजमेंट ने क्या करना है, मैनेजर्स ने क्या करना है, लोअर मैनेजमेंट ने क्या करना है, वर्कर्स ने क्या करना है, हर किसी को आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो प्रॉपरली असाइन करनी है ताकि वो प्लान और मॉनिटर भी प्रॉपरली हो सके। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कैन फीचर इन द कंपनी सस्टेनेबिलिटी एंड आर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेटेजी,
ठीक है, कि वो उसके अंदर इतना मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर दमखम हो कि वो सस्टेन कर सके, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि कॉर्पोरेट लेवल पे वो किस तरह से या कैसे परफॉर्म करेगी इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में। Involving workers and their constructive engagement. Employers must focus their employees about health and safety. Provision of information, instruction, and training, engaging in consultation with workers and their representative. Worker participation helps to establish a culture of dialogue. ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्कर को इन्वॉल्व करने का बेहतर तरीका ये है कि जब आप उससे डायलॉग करेंगे, उससे चीजें पूछ लेंगे, उसको चीजें साथ लेके चल के बता देंगे, करेंगे, तो वर्कर भी इसमें इनकरेज होगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुझसे पूछ के जब चीजें कर रही है, मैं उसके साथ हूं, तो देन वो उन जो नई चीजें, नए आपकी मैनेजमेंट टेक्निक्स अप्लाई की गई हैं, नए प्रोसीजर्स अप्लाई की गई हैं, तो उन सारों पे प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट करेगा और उनसे हटने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसके जहन में एक ही बात आएगी कि ये तमाम तर चीजें करते हुए मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ था, ऑर्गेनाइजेशन ने मुझसे पूछ के ये चीजें परफॉर्म की, ये चीजों को लेके चली है, तो मैं इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेनिफिट्स ऑफ वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट। अब बेनिफिट ऑफ वर्कर इन्वॉल्वमेंट क्या है, में इंक्लूड लोअर एक्सीडेंट रेट्स, जिस तरह मैंने अभी बात की, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस होंगे, मोर प्रोडक्टिव वर्कफोर्स होगी जब उसको तमाम तर चीजों का मालूम होगा, लोअर एब्सेंटी रेट्स एंड बेटर कंट्रोल ऑफ वर्कप्लेस रिस्क। एम्प्लॉइज इनपुट इज स्पेशली वैल्यूएबल ड्यूरिंग रिस्क असेसमेंट, उस दौरान उससे लें, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, प्रोविजन ऑफ पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो बिल्कुल ऐसी कीन ऑब्जर्वेशंस आई हैं उनके ऊपर आपको उनकी इन्वॉल्वमेंट लाजमी है। ऑनगोइंग असेसमेंट एंड रिव्यू। ऑनगोइंग असेसमेंट एंड रिव्यू क्या है? एलिमेंट्स ऑफ अ गुड असेसमेंट एंड रिव्यू सिस्टम इंक्लूड। ऑनगोइंग असेसमेंट ये होती है कि जब काम हो रहा है उस दौरान भी असेसमेंट परफॉर्म की जाए, ताकि पता चले कि किस तरह से चीजों को परफॉर्म किया जा रहा है, किस तरह से चीजों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और उन चीजों की इफेक्टिवनेस क्या है, वो चीजें कितनी मौसर हैं, कितनी कारामद हैं। एलिमेंट्स ऑफ गुड असेसमेंट एंड रिव्यू सिस्टम इंक्लूड। अब कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमने ऑन गोइंग असेसमेंट में या गुड असेसमेंट में हमने देखने हैं? प्रोसीजर्स फॉर रिपोर्टिंग मेजर हेल्थ एंड सेफ्टी फेलियर्स, कि मतलब फौरी तौर पर वो उनको रिपोर्ट करें। सिस्टम्स फॉर कैप्चरिंग एंड रिपोर्टिंग एक्यूरेट एंड टाइमली इंसिडेंट डाटा। आपका सिस्टम ऐसे डेवलप हुए हो जाए जो फौरी तौर पर डाटा कलेक्ट कर सकें, कलेक्ट करने के बाद उनकी रिपोर्टिंग इतनी एक्यूरेट हो कि जो चीज़ 100% हुई है उसी तरह चले। अरेंजमेंट्स फॉर एलिसिटिंग एंड इनकॉर्पोरेटिंग वर्कर व्यूज एंड एक्सपीरियंसिंग। एलिसिटिंग का मतलब कि अरेंजमेंट करें कि वर्कर से इनकॉर्पोरेट कैसे करना है, उसकी सुननी कैसे है, उसकी बातों को अहमियत कैसे देनी है, और उसके एक्सपीरियंसेस को। पीरियोडिक रिपोर्ट्स ऑफ द इम्पैक्ट दैट प्रिवेंटिव स्कीम्स, regular audits of the effectiveness of risk controls and management, assessment of the impact of changes on safety and health, effective procedures for implementing new and altered होता है जिसको तब्दील किया जाए, तो लीगल रिक्वायरमेंट जो होगी उसके लिए आपने नए प्रोसीजर वगैरह डेवलप करके देने। ग्रुप एक्टिविटी अगेन आ गई है, अगेन एक असाइनमेंट है, ये आपने परफॉर्म करनी है, और लाजमन इसको परफॉर्म करने के बाद आपने मेरे साथ शेयर करना है। 3 क्वेश्चन है जी। What are the basic elements of good assessment and review system? What are some of the benefits of workers' involvement in occupational health and safety matters? What is necessary for a strong and effective leadership? नेक्स्ट आ गया जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने अभी तक मैनेजमेंट के ऊपर बात की, हमने अभी तक बात की सिस्टम्स के ऊपर, हमें ILO ने क्या सिस्टम दिया, हमें ISO 45000 ने क्या सिस्टम दिया, उसके बाद हमारी अरेंजमेंट्स क्या थी। अब हम बात कर रहे हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ की इंटरनेशनल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, ये कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम कंसिडर करते हैं। अब जी, लॉ जो इंटरनेशनल है वो तो ILO ही है, इसके अलावा ये बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कुछ कंट्री बेस्ड हैं और कुछ रीजन बेस्ड हैं। आप इन सब को भी
स्टडी करें, इससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, बहुत सारी बेहतर चीज़ें मिलेंगी। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल, उनमें हमारे पास आती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, यूरोपियन यूनियन EU लॉ, द हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव UK, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन OSHA USA, National Institute for Occupational Safety and Health NIOSH USA, the National Occupational Health and Safety Commission NOSIC ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट UK BSI। ठीक है, ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी आपको अवेयरनेस दूंगा। इनके अलावा भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, वो आप अपने तौर पर देख सकते हैं, जैसा माशा है। ठीक है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जो वहाँ पर काम कर रही है यूरोप में, अशवा वगैरह, तो उनको आप स्टडी कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि वो किस तरह वर्कर्स के ऊपर काम को या वर्क प्लेस को सेफ कैसे करती हैं, कैसे उनके प्रिंसिपल्स हैं, कैसे उनके कन्वेंशन हैं, कैसे उनके आर्टिकल्स हैं, लॉज हैं, तो वो सारी चीज़ें। सबसे पहले जो मेन है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस कैन ओनली बी एस्टैब्लिश्ड इफ इट इज बेस्ड अपॉन सोशल जस्टिस। इसका कहना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल क्या है कि यूनिवर्सल और कि दुनिया में देर पा अमन तभी पॉसिबल है कि जब हम सोशल जस्टिस के ऊपर काम करें। वो क्या है? ILO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 8 आवर वर्किंग डे। ये जो 8 घंटे की शिफ्ट है उसके ऊपर ओवर टाइम है, उसका क्या चक्कर है? तो ये 8 आवर वर्किंग डे इसकी तरफ से। मैटरनिटी प्रोटेक्शन, मैटरनिटी प्रोटेक्शन ये होती है कि जब वुमेन भी काम कर रही होती हैं, जब उनको ऐसा इशू है तो उनको प्रॉपर मैटरनिटी लीव अवेलेबल हो। ठीक है, उनके लिए अरेंजमेंट्स टाइम पे हो। इवन आप चाइल्ड की बात के बाद कोई इस तरह की नर्सरी या इस तरह का एक चाइल्ड केयर होम होने चाहिए वर्क प्लेस के ऊपर, ताकि वो कंफर्टेबल रहे। चाइल्ड लेबर लॉज, जिस तरह से आपको मालूम है कि आप 18 साल से कम उम्र लोगों से, अब वो 14-15 पे ले आए हैं, लेकिन 18 साल से कम उम्र लोगों से आप काम नहीं ले सकते हैं। ये जो लॉ है ये ILO का है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया अमल पैरा है। इन प्रोमोटिंग वर्क प्लेस सेफ्टी एंड पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशन, ILO has a tripartite structure: employers, वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स एंड गवर्नमेंट्स। मतलब 3 चीजें ट्राइपार्टाइट है। ठीक है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर में क्या होगा कि आपके पास एम्प्लॉयर्स हैं, वर्कर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव और गवर्नमेंट। द फंक्शन ऑफ द ILO, फंक्शन के ILO का पहला है टू प्रोमोट। मेन 4 फंक्शंस हैं, मेन 4 फंक्शंस हैं इसके। टू प्रोमोट एंड रियलाइज स्टैंडर्ड्स एंड fundamental principles and rights at work. Number 2, to create greater opportunities for women and men to secure decent employment. मतलब कि men और women को equal opportunities मिलनी चाहिए। to enhance the coverage and effectiveness of social protection for all, तमाम लोगों को वर्क एट वायलेंस से बचाया जाए वर्क प्लेस के ऊपर, और तमाम लोगों के हकूक मसावी हों, तमाम लोगों के हकूक बराबर हों। टू स्ट्रेंथन ट्राइपार्टिज्म एंड सोशल डायलॉग, कि इसका मकसद ये है कि एम्प्लॉयर्स, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव और गवर्नमेंट्स को एक जत्थे की शक्ल में उनको स्ट्रेंथन किया जाए, और उसके बाद सोशल डायलॉग को, मतलब कि लोग बात कर सकें, अपने कंसर्न्स डिस्कस कर सकें, तो ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मेन फंक्शंस क्या हैं इसके? टू गिव वर्ल्ड wide guidance in the field of health, to set global standards for health, to cooperate with governments in strengthening national health programs, to develop and transfer appropriate health technology, information and standard। इसी तरह यूरोपीय यूनियन EU लॉ क्या कहता है? काउंसिल ऑफ द यूरोपीय यूनियन, द यूरोपियन कमीशन, ये बेसिकली मुख्तलिफ, ये यूरोपियन यूनियन जो है ना, इसने मुख्तलिफ तरह की बॉडीज बनाई हुई हैं। ठीक है, हमारे काम के से एशो है, वो क्या है कि आप देखें ये मुख्तलिफ बॉडीज हैं जो मुख्तलिफ तरीके से काम करती हैं। द यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ECJ, द यूरोपियन एजेंसी फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये मेन कंसर्न है हमारे से। द यूरोपियन ट्रेड यूनियन इंस्टीट्यूट ETUI,
the health and safety department, यूरोपियन यूनियन EU लॉ, वो तो उसके नीचे सब ऑर्डिनेट्स ऑर्गेनाइजेशन थी। अब हम देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन EU लॉ किस तरह से, इसमें मेन चीजें क्या है जिनके ऊपर ये फोकस करता है। यूरोपियन यूनियन रेगुलेशंस डायरेक्टली एक्ट ऑन मेंबर स्टेट्स एंड रिक्वायर नो फर्दर इम्प्लीमेंटेशन। मेंबर स्टेट्स आर बाउंड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव। मेंबर स्टेट्स बाउंड हो जाएंगी जो मकासद है उनको अचीव करने के लिए। मेथड फॉर अचीवमेंट इज ओपन। रेगुलेशन आर मेड इन द मेंबर स्टेट। जो रेगुलेशन उससे रेलेवेंट होंगे वो मेंबर स्टेट्स बनाएंगी, ये खुद से यूरोपीय यूनियन नहीं कुछ करे। काउंसिल ऑफ द यूरोपीय यूनियन, the council has a number of powers, the most important of which are to ensure the coordination of the general economic policies of the member state। वो economic policies पे बात करेगी आपस में। to take decisions and to delegate implementing powers to the European Commission, to request the Commission to undertake any studies the Council deem appropriate in order to achieve community objectives and to submit proposal on them to the Council। ये इससे इकोनॉमिकल है, इसको इतना हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके जो मेन फंक्शंस हैं वो हम थोड़े से देख लेते हैं। द कमीशंस फंक्शंस आर to formulate and institute policy decisions वो करेगी, to promote and represent the interest of the European Union, to implement the European Union policy, to institute proceedings before the European Court of Justice for any violation of EU obligation by member states or against any EU institution considered to have exceeded its power। मतलब ये होता है कि ये प्रोसीडिंग को पहले तरतीब देते हैं कब यूरोपियन यूनियन, जब कोई भी यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में चीज जाने से पहले कि कोई वायलेशन हुई है उससे पहले पहले ये कमीशन अपना काम करेगा। उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट है, जस्ट ये बिहेव करती है आपकी जिस तरह आपके कंट्री में पार्लियामेंट है, तो ये मुख्तलिफ यूरोपीय यूनियन के जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर बन के बनी है। इस पर ज़्यादा डिटेल पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये हमारा पोर्शन नहीं है। अब यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है ECJ, वो इस पे काम कर रही है। देन हमारे काम की ये एजेंसी है द यूरोपियन एजेंसी फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। द मेन फंक्शंस ऑफ द एजेंसी आर, अब ये हेल्थ एंड सेफ्टी की जो एजेंसी है, टू कलेक्ट एंड disseminate technical, scientific and economic information in the member states, to collect technical, scientific and economic information on research into safety and health at work। ठीक है, वो member state से पहले वो collect करेगी information, उसके बाद जो उसकी economic information health and safety पे उस पर काम करेगी। to promote and support cooperation and exchange of information and experience amongst the member states, to organize conferences and seminar and exchange of experts from the member state, to supply the community bodies and the member states with the objective available technical, scientific and economic information। ये इसमें आपने सिर्फ इनको देखना है, चीज़ों को सिर्फ एक बार रीड आउट करके मैं आगे निकलूँ। जिस तरह दी यूरोपियन ट्रेड यूनियन इंस्टीट्यूट, उसका हमारे से यहाँ पर लेना देना नहीं है। उसके बाद आता है द हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट। ये इनका बाकायदा तौर पर एक हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है। ये काम क्या करता है? मॉनिटर्स द फ्रेमिंग, नेशनल इनकॉर्पोरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूरोपियन लेजिस्लेशन, उसके लिए लेजिस्लेशन करेगा हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोवाइड्स रिसोर्सेज ऑफ एक्सपर्टीज टू ट्रेड यूनियन मेंबर्स ऑफ द एडवाइजरी कमेटी, कंडक्ट्स रिसर्च इनटू सच फील्ड्स एज रिस्क असेसमेंट, प्रिवेंशन सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, जेंडर डायमेंशन एंड स्ट्रेस, मेल फीमेल, उनके लिए क्या स्पेशल अरेंजमेंट्स होगी, क्या स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स होगी, उन चीज़ों को लेके चलेगा। रन नेटवर्क्स ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन द टेक्निकल स्टैंडर्डाइजेशन, works in cooperation with the two other departments of the ETUI REHS involved in industrial relations and education, and is financially supported by the European Commission, क्योंकि उसी के अंडर ये तमाम तर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आती हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसके साथ हमारा बहुत ज़्यादा ताल्लुक रहता है, वो है द हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव। बेसिकली इसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताता चलूं। 1974 में यूके पार्लियामेंट में हेल्थ एंड सेफ्टी से रेलेवेंट एक लॉ पास हुआ। उस लॉ का नाम था हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्सेट्रा एक्ट 1974। यूके पार्लियामेंट में जब ये लॉ बना, जब ये कानून बना,
तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर्ड थी, कुछ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आप कह सकते हैं रिक्वायर्ड थी। तो उसके नतीजे में दो इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन्होंने बनाई, एक द हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव HSE और दूसरी थी द हेल्थ एंड सेफ्टी कमीशन HSC। दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने 2008 तक अलग अलग हैसियत में काम किया, लेकिन 2008 में हेल्थ एंड सेफ्टी कमीशन HSC को मर्ज कर दिया गया हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव के अंदर। अब क्या है जी, अब हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है, जो बॉडी है, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है, ये करती क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे आयोज से लेके लेवल 6-7 तक हर जगह पर इस के बारे में इंफॉर्मेशन लाजमी है, या बहुत सारी चीजें इससे रेलेवेंट हैं, जैसा कि बहुत सारी हमें टेक्निकल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो hse.gov.uk से मिल जाती है। The Health and Safety Executive protects people in the UK against risk to health or safety from workplace activities, conducts or sponsoring research, promotes training for health and safety point of view, provides an information service, puts forward proposal for new or revised legislation and guidance, maintains the employment medical advisory service। उसके बाद आता है ओशा, ये यूएसए की बॉडी है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ओशा यूएस, जिसका कोर्स भी है। ओशा's मिशन क्या है जी, ओशा's मिशन इज टू इंश्योर the health and safety of people in the American workplace, to ensure worker safety and health in the United States by working with employers and employees to create improved working environment. OSHA establishes protective standards, enforces them, and reaches out to employers and employees through technical assistance and consultation program। तो इस सारे के ऊपर ये OSHA काम करता है। नेक्स्ट वी हैव नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, NIOSH, अगेन यूएसए इदारा है। NIOSH ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंक्लूड कंडक्ट रिसर्च टू रिड्यूस वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरीज। ठीक है, इसका मकसद ये है, ये रिसर्च करते हैं कि हम कैसे वर्क रिलेटेड इलनेस और इंजरीज को कम कर सकते हैं। प्रमोट सेफ एंड हेल्दी वर्कप्लेस थ्रू इंटरवेंशंस, रिकमेंडेशंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इनसे वो हेल्थ एंड सेफ्टी को बेहतर बनाते हैं। इनहांस ग्लोबल वर्कप्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ थ्रू इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, मुख्तलिफ बॉडीज के साथ मिल के ये एक वर्क प्लेस की सेफ्टी के लिए काम करते हैं। देन द नेशनल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कमीशन, ऑस्ट्रेलिया आ गया हमारे पास। द टाइप्स ऑफ एक्टिविटी दैट NOHSC अंडरटेक्स इंक्लूड, अब ये ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसिंग की नेशनल स्टैंडर्ड एज अ मॉडल फॉर लॉ इन ईच ऑस्ट्रेलियन jurisdiction, producing key national standard as a model for laws in each Australian jurisdiction to help achieve nationally consistent regulation regarding health and safety है जी। providing occupational health and safety statistics ताकि मालूम पड़ सके कि नेशनली जो कंट्री है वो कहाँ पे खड़ा है हेल्थ एंड सेफ्टी के एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स के हवाले से। Ensuring health and safety issues are included in training courses for employees in Australian industry, और इंश्योर करता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज जो हैं, जो ट्रेनिंग कोर्सेज पे एम्प्लॉय के लिए, वो किस तरह से डेवलप होने चाहिए ताकि ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्री में मौजूद जितनी वर्क फोर्स है उसको सेफ एंड सिक्योर किया जा सके। प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल गाइडेंस ऑन सॉल्विंग OHS प्रॉब्लम्स, सेटिंग द नेशनल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिसर्च एजेंडा ताकि चीज़ों को बेहतर तरीके से इनसे पहुंचे और ये इनको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। लास्ट आता है जी हमारे पास ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन BSI प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड प्रोडक्ट्स, कमोडिटी इंस्पेक्शन सर्विसेज, ठीक है जी, प्रोडक्ट टेस्टिंग सर्विसेज देता है, द डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, मैनेजमेंट सिस्टम्स ट्रेनिंग, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ISO 45001 2018 से पहले
ISO 18001 जो था वो बेसिकली इस ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन का था, और फिर वो वापस इन्होंने कर दिया, ISO ने अपना 45001 जो है वो डेवलप किया। मैनेजमेंट सिस्टम्स ट्रेनिंग देते हैं, इंफॉर्मेशन ऑन स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड। द ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिवीजंस, BSI ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स, BSI मैनेजमेंट सिस्टम, BSI प्रोडक्ट सर्विसेज। ठीक है, तो ये तीन तरीके से काम कर रहा है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स भी देता है जिस ISO के स्टैंडर्ड्स हैं, मैनेजमेंट सिस्टम भी देता है, गुड प्रैक्टिसेस के लिए डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम देगा, और BSI प्रोडक्ट सर्विसेज को भी बहुत सारी प्रोडक्ट की सर्विसेज भी देता है। अब जी लास्ट आपने असाइनमेंट बनानी है इस लास्ट टॉपिक की। इसके अंदर 6 क्वेश्चंस हैं ग्रुप डिस्कशन के। पहला है व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ ILO, ये लाजमी। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ILO, what are the main functions of WHO, what are the powers of CEU, enlist the important duties of EC and the ECJ, what are the objectives of NIOSH। आप जितना बेहतर तरीके से इस मेरे से लेक्चर के अलावा भी जितनी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं उतनी इंफॉर्मेशन आपने गेन करनी है, और देन आपने प्रॉपर असाइनमेंट्स बनानी है। प्रॉपर आपका जो असाइनमेंट है वो बनी हो, उसके बाद शेयर करने का तरीका वही है जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। आप मुझे असाइनमेंट बनाने के बाद व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के अलावा आप इसको मुझे ईमेल कर दें, ईमेल में ज़्यादा बेहतर होता है, एज अ रिकॉर्ड चीज़ें आपकी महफूज रहती हैं। ये था जी हमारा आज जो टॉपिक था इस लेवल 6 डिप्लोमा के हवाले से, हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजमेंट के हवाले से, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके मज़ीद लेक्चर्स के साथ हाजिर होंगे। और बेहतर है कि आप साथ साथ चीज़ों को पढ़ते रहें, साथ साथ देखते रहें, असाइनमेंट लाजमी बनाते रहें ताकि चीज़ें बेहतर तरीके से आगे चलें। और जो मेरा पर्पज़ है कि बेहतर तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी कम्युनिटी एजुकेट हो सके और आगे बढ़ सके, तो वो ताकि फुलफिल हो सके। बहुत जल्द किसी और लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।